नमस्कार साथियों, कैसे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिकंदर, जो इसको हम क्लियर करेंगे, जो बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण, इसमें से क्वेश्चन एक या दो रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिकंदर का जन्म जो 356 ईसा पूर्व में होता, उसका पिता का नाम फिलिप था। ठीक है। तो फिलिप जो 359 ईसा पूर्व में दुनिया का शासक बना, और इसकी हत्या जो फिलिप है, इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो शिष्य था अरस्तु का था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। उस समय सिकंदर का जो सेनापति हैं श्रीकृष्ण निकोटर था। सिकंदर को पंजाब जो था परस का, वहाँ पर उस समय शासन था, उससे युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिज का युद्ध या झेलम या बीतस्ता, उस समय झेलम का नाम था, इसलिए झेलम या बीतस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर से की जो सेना थी, ब्यास नदी को प्राचीन नाम बिपाशा, यूनानी नाम आइफासिस था, जिसको पश्चिमी तट पर पहुंचकर जाने से पार करने से इनकार कर देती हैं। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया, और सिकंदर के यहाँ से भारत से लौटने के बाद 325 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। वो अभी उस समय सिकंदर का जो उम्र था 33 वर्ष था। सिकंदर की अगर जल सेनापति की बात करें तो सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था, और सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम बहुकिफला था। और सिकंदर ने जाते जाते वो अपने घोड़े बहुकिफला के नाम पर एक नगर भी बसाया था झेलम नदी के तट पर। तो दोस्तों, आपको कैसे लगा यह सिकंदर का पूरा जो शॉर्ट में आपको आप बता सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं, जैसे मुंबई से कुछ रिलेटेड है, कुछ आसपास परियोजनाएं, इसको भी कर लेते कवरेज। पुबई झील कहाँ पर है आप बता सकते हैं? तो पुबई झील मुंबई में है, और गोरेवाड़ा झील नागपुर में है। सलीम अली सरोवर झील जो है औरंगाबाद में है। कुछ परियोजना है जैसे कि हांगुल परियोजना को जो शुरुआत है 1970 ईस्वी में हुआ था, और जो ये रेंडियर प्रजाति के हिरण के लिए किया गया था। वर्ष 1975 में घड़ियाल प्रजनन परियोजना का शुरू किया गया। वर्ष 1975 में घड़ियाल परियोजना का शुरू किया गया। वर्ष 1987 में गेंडा परियोजना का शुरू किया गया। वर्ष 1987 में गेंडा परियोजना का शुरू किया गया। वर्ष 1992 में हाथी परियोजना को शुरू किया गया। वर्ष 1992 में हाथी परियोजना को शुरू किया गया। वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। आप ये भी बता सकते हैं क्वेश्चन कि भारत में जो है कि टाइगर मैन के नाम से किसको प्रसिद्धि मिली हुई है? तो कैलाश संखवाल को। जब ये टाइगर प्रोजेक्ट है, कैलाश संखवाल को जो भारत में टाइगर मैन कहा जाता है। तो आप एक क्वेश्चन बतलाएं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन था जो सेंड्रोकोटस कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन था जिसने सेंड्रोकोटस कहा था। और विशाखादत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। उसमें आप बता सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त के लिए किस
शब्द का यूज किया गया है कि चंद्रगुप्त किस वंश से या कैसा कुल था चंद्रगुप्त मौर्य का, आप बता सकते हैं। तो जिसमें चंद्रगुप्त विशाखा दत्त कृत जो मुद्रा राक्षस पुस्तक, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको बतलाया गया कि ऐसे निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से जो गद्दी पर बैठा, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो सबसे है कि घनानून को हराया, उसके बाद एक गद्दी पर जो मगध गद्दी पर बैठता है, जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका थी। चंद्रगुप्त मौर्य का वो प्रधानमंत्री भी बना। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री कह सकते हैं चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को आपको बताना है कि किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो अर्थशास्त्र का संबंध जो राजनीति से है, अर्थशास्त्र का जो संबंध है राजनीति से है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सबसे अधिक विस्तार हुआ मगध साम्राज्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो मगध की गद्दी पर है 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय था जो कहाँ बीता, तो बता सकते कर्नाटक के शरण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में शिलकुश निकोटर कराया। जो शिलकुश निकोटर था सिकंदर का सेनापति था। मौर्य शिलकुश निकोटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया तो युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को जो शिलकुश निकोटर हैं, यह क्या किया कि अपनी जो लड़की थी कर्नालिया, जिसका शादी तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, उसके बाद युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात, मकरान को चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था, आप जानते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य था जो जैन धर्म का अनुयायी था, तो उसको जैन धर्म का दीक्षा जो दी थी गुरु भद्रबाहु ने दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अनेक घटनाएं हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने उन घटनाओं में सबसे अधिक जो है कि मेगास्थनीज जो था, आप बतला सकते हैं, इस शिलकुश निकोटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, फेमस पुस्तक लिखी गई है। फेमस पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार जो सम्राट का जनता के सामने अवसरों पर शोभा यात्रा में जश्न मनाया जाता था और उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोना और चांदी का अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक जो पेड़ों को लेकर चलते थे, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था। जो ये सारी बातें लिखी हुई हैं मेगास्थनीज पुस्तक में लिखी हुई हैं। और इसके अनुसार पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी के हैं। चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियाओं के बेसरा घिरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और शिलकुश के बीच हुआ युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था
सिलकुश को 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलकुश को 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई। तो उसके बाद जो है कि उसका उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम बिंदुसार होता है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पे बैठता है, जिसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है, आप बतला सकते हैं? अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। और आजीविक संप्रदाय की संस्थापक कौन था, बतला सकते हैं? आजीविक संप्रदाय की संस्थापक कौन था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मखली घोषाल था। मखलीपुत्र घोषाल था। तो वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार या बारिसार कहा गया है। वायु पुराण के अनुसार जो बिंदुसार को भद्रसार या बारिसार कहा गया है। स्ट्रेंगो के अनुसार सीरियल नरेश एंटियोकस बिंदुसार के दरबार में टाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। इन दो विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो बिंदुसार हैं, सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को और उसके बाद अशोक को भेजता है। बौद्ध विद्वान तारानाथ का अनुसार बिंदुसार था जो 16 राज्यों का विजेता था। बौद्ध विद्वान जो है तारानाथ के अनुसार बिंदुसार था जो 16 राज्यों का विजेता बताया गया। कितने? 16 राज्यों को विजेता बताया गया। 16 राज्य को विजेता बतलाया गया। 16 राज्य का विजेता बताया गया। बिंदुसार के सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिपरिषद बातें थी। बिंदुसार की सभा में एक 500 मंत्रिपरिषद की जिसका प्रधान था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अब बता कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो हुआ अशोक महान हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ जो अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम क्या है, अब बतलाएं कमेंट सेक्शन में। अशोक की माता का नाम है जो सुभ्रतांगी था। और अशोक की माता का नाम था जो सुभ्रतांगी था। तो एक किसके अनुसार? तो दिव्य वादन के अनुसार राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक था जो अवंती के राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक था जो अवंती के राज्यपाल था। मास्की गुजरा नेतुरा उडेगुलम ने जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। अशोक का इतिहास जो है मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। अभिलेखों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया था। जैसे शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। डी आर भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का जो इतिहास लिखने का प्रयास किया। डी आर भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने अशोक को जो
इतिहास लिखने के कार्य हैं वह अभिलेखों के आधार पर किया। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के चित्तापुर तालुक के कंगन पुलिस से प्राप्त होती है। ठीक है। उभार मूर्तिशिल्प रिल्फ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तुत रूप चित्र के साथ राहणोय अशोक राजा अशोक उल्लेखित है। कंगनहली कृष्ण नदी के तट पर बसा हुआ है। कंगनहली कृष्ण नदी के तट पर बसा हुआ है। कंगनहली कृष्ण नदी के तट पर बसा हुआ है। कंगनहली जो है कि कंगनहली कृष्ण नदी के तट पर बसा हुआ है, तो भीमा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। कंगनहली जो है भीमा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। कंगनहली जो भीमा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। भाब्रू अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को भाब्रू अभिलेख हम बतला सकते हैं कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा बतलाया है, तो वह भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। 8 वर्ष जो है कि अशोकवर्धन कहा गया। देवनाम प्रियदर्शी भी अशोक का नाम था। देवनाम प्रियदर्शी भी अशोक का नाम था। अशोक ने अपने जो राज्याभिषेक हुआ उसके 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोस्ली पर अधिकार कर लिया। अशोक था जो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद जो है कि कलिंग की राजधानी तोस्ली पर अधिकार कर लेता है और जिसका उल्लेख अभिषेक के शिलालेख के 13वें अभिलेख में किए गए हैं। 13वें प्लिनी के कथन है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फिस, प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा जो फिलाडेल्फिस टॉलमी ने पाटलिपुत्र में डियानियासिस नाम का एक राजदूत भेजा था। बौद्ध धर्म किस धर्म से जो यह था अशोक, महान अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो महान अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो महान अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो आप बतलाएं कमेंट सेक्शन में कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा थी जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इससे पहले जो बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया उससे पहले वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहण के राजा तरंगड़ी से पता चलता है कि वो शैव धर्म का भी उपासक था। कलहण के राजा तरंगड़ी जो है कि शैव धर्म को उपासक था। अशोक ने क्यों आखिर किस प्रभाव से आकर बौद्ध धर्म को अपनाया? तो है कि अशोक निग्रोध का प्रवचन सुनकर, निग्रोध एक बौद्ध क्षेत्र उसका प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में रहते हुए राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक एक उपासक रूप में राज्याभिषेक में के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा की। अशोक था। अहरोर लेख में घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक अहरोरा अभिलेख में घोषणा की गई है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुमंदेई स्तंभ लेख और निगाली सागर स्तंभ लेख में बौद्ध मत के अशोक का स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया।
भारत में शिलालेख पर चलने का सर्वप्रथम, भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है कि सर्वप्रथम अशोक महान ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों में जो ब्राह्मी, खोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है अफगानिस्तान में से खरोष्टी लिपि अभिलेख शाहबाजगढ़ी से, खरोष्टी अभिलेख जो है शाहबाजगढ़ी से, और मनसेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट पश्चिम से, और शेष जो भारत से ब्राह्मी लिपि अशोक का जो शिलालेख मिले हुए हैं। खरोष्टी लिपि, आप बताइए इस कमेंट सेक्शन में। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि थी जिसको दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक अभिलेखों को करीब 3 भागों में बांटा जा सकता है। अभी अशोक को अभिलेखों को करीब 3 भागों में बांटा जा सकता है। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक की शिलालेख की खोज जो 1750 ईस्वी में हुआ था। अशोक की शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुआ था। तो आप बतला सकते हैं कि 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने की थी? तो उसका नाम था पैटरी पैंथलर। उनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख जो है अभिलेख, अशोक अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? अशोक को अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? तो जेम्स प्रिंसेप को सन 1837 ईस्वी। अशोक स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? आप बतलाएं। 7 है। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई, केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। प्रयाग स्तंभलेख एक पहले कौशाम्बी में स्थित था। जो अशोक के स्तंभों की संख्या है जो 7 है, ठीक है। तो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त होती हैं। जो पहला है प्रयाग स्तंभलेख, पहले कौशाम्बी में था। फिर इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। यहाँ इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। फिर दूसरा है जो दिल्ली टोपरा स्तंभलेख फिरोज तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली ले गया। फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली से टोपरा ले गया। और तीसरा है जो दिल्ली मेरठ, इसे भी फिरोज तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली ले गया। दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित था, इसे स्तंभलेख फिरोज तुगलक द्वारा इसे भी दिल्ली लाया गया। रामपुरवा यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। यह अभिलेख जो चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इसकी जो खोज है 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। और लाहौरिया अरेराज जो 5वें हैं चंपारण बिहार में। लाहौरिया अरेराज जो चंपारण बिहार में, लाहौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर एक खासियत है, मोर का चित्र बना हुआ है। जो प्रथम पृथक शिलालेख में एक घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में है। अशोक का सारेकुना अभिलेख जो ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में है। तो चलिए चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।